चले, बिहार राज्य के सभी छात्रों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सफल हों प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए विधिवत कार्यक्रम में आप कह सकते हैं शेड्यूल्ड किए गए हैं कि किस प्रकार से आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी को हमें बेहतर तरीके से कराना है। ठीक है, उसके लिए मेरी जितनी क्षमता है, मेरा जितना सामर्थ्य है, उस आधार पे मैं आप सबके साथ लगूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी छात्र उपस्थित हो जाएं और उपस्थिति दर्ज कराएं। उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रयास रहेगा कि ये सेशन अब आपका अनवरत चलता रहे। चलिए, सभी उपस्थित हो जाएं। चलिए, देखो, इस वीडियो को दोनों लोग देख रहे हैं। आप बिहार राज्य से जुड़े हुए बच्चे भी देखते हैं, यूपी से जुड़े बच्चे देखते हैं, उत्तराखंड से जुड़े बच्चे देखते हैं, तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। सबके लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे जा रहे हैं विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से इसमें आप कह सकते हो पिछले 3 से 4 महीने के प्रश्न रखे गए हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 से 15 के बीच है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य के चैनल पर देख रहे हो आप या उत्तराखंड के चैनल पे आप देख रहे हो तो यह बिहार के लिए ही जरूरी है, या उत्तराखंड के चैनल पर देख रहे हो तो कि उत्तराखंड के लिए ही जरूरी है। ये समग्रता से सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आपकी परीक्षा में वरीयता दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके अपने प्रश्नों के। आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? चलें बताएं। चले, सभी को जवाब देना है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? सभी को जवाब देना है। कोई भी ऐसा छात्र नहीं रहेगा जो इसका जवाब ना दे। यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं, आप अपनी तैयारियों के प्रति आप कह सकते हो संजीदा हैं, आप अपनी परीक्षा के प्रति संजीदा हैं, गंभीर हैं, तो आपको जवाब देना बनता है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है? और एक बात और बता दें, आप में से जितने भी छात्र अभी देख रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जानना यह भी जरूरी है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हो, तो यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, थोल झील के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें, एक जिला है मेहसाणा। एक जिला आपको देखने को मिलता है मेहसाणा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ रहा था। हाँ ठीक है, मेहसाणा एक जिला पड़ता है और मेहसाणा जो जिला पड़ता है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। तो याद रखिएगा, गुजरात के मेहसाणा जिला से संबंधित है थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, तो इसलिए इसका सही उत्तर है गुजरात। अब इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। आपको बता दें, ये जो झील है, सबसे पहली बात, ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील है और वर्ष 1988 में, याद रखिएगा, वर्ष 1988 में इसको आप कह सकते हो, वर्ष 1988 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। और जब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला तो आगे के वर्षों में अब जाके इसको रामसर साइट के रूप में अभिसरित किया गया है। और आपको बता दें, गुजरात की लगभग 57%, गुजरात की लगभग 57% जो पक्षी प्रजातियां हैं उनका आवास जो है वो थोल झील वन्य जीव अभयारण्य के आसपास है। गुजरात की लगभग 57% जो पक्षी प्रजातियां हैं उनका आवास थोल झील वन्य जीव अभयारण्य के आसपास है। ये आपको पता होना चाहिए। यह एक रामसर साइट है, यह आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और रामसर साइट की जब हम बात करते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया
कि रामसर जो है वो ईरान का एक शहर था, जहां पर वर्ष 1971 में एक समझौता हुआ था और इस समझौते में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमियां संरक्षित की गई उनको हम रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं। और सबसे पहले जो आर्द्र भूमि बनाई गई थी, आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित की गई थी, उसका नाम था कोबेगर। इसका नाम आपको याद रखना है, कोबेग प्रायद्वीप। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप इसका नाम था। और कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ये 1974 में जो है ये पहला रामसर साइट बना था। इसका नाम आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जानना जरूरी होता है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो इसका नाम है रियो नीग्रो। रियो नीग्रो जो है ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। और रियो नीग्रो ये जो साइट है आपको ये ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रियो नीग्रो सबसे बड़ी रामसर साइट है और ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगी। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आज की तिथि में यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलते हैं। 175 रामसर साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय में जो रामसर साइट है उनकी संख्या है 49। ठीक है, 49 रामसर साइट वर्तमान समय में भारत में हैं। और जो सबसे लास्ट बना था उनमें से एक था खिजड़िया, एक था बखीरा। कई बार मैंने बताया है तो आपको याद होगा। ठीक है, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और वाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। ये 48वां और 49वें रामसर स्थल के रूप में जो है इंगित किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है और साथ ही साथ रामसर स्थलों के बारे में जानकारी है कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको बताएं, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि भारत सरकार लगातार जैव ईंधन की तरफ बढ़ रही है। भारत सरकार लगातार जो गांव में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी पे खाने बनाए जाते थे, किचन संचालित होते थे लकड़ी पर, उनको आप कह सकते हो कि फ्री गैस सिलेंडर के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर वहां से हटाया है लोगों को। और पर्यावरण की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बेहतर कदम इसको कहा जा सकता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले आप इसको बताएं। तो आपको बता दें, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने, आपको पता होगा, 2 योजनाएं आपको याद रहनी चाहिए। पहला है उज्ज्वला 1.0, दूसरा है उज्ज्वला जो इस समय चल रही है उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 में ऐसे वर्गों को आप कह सकते हैं कवर करने का प्रयास किया गया है जिनको 1.0 के अंतर्गत नहीं कवर किया गया था, जिनको पहले चरण में नहीं शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत हुई उज्ज्वला 2.0 की, ये अगस्त माह में 2021 में शुरुआत हुई। ठीक है, कहाँ से हुई यदि पूछा जाए तो महोबा से इसकी शुरुआत हुई, पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि कभी पूछ लिया जाए कि उज्ज्वला 1.0 की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी उत्तर प्रदेश से हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया, ठीक है, बागी बलिया भूमि से इसकी शुरुआत हुई थी। आप जानते होंगे बलिया जो है इतिहास में इसका नाम दर्ज है, इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीर ऐसे देखने को मिलते होंगे। ठीक है, चित्तू पांडे का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। उज्ज्वला 2.0 अगस्त 2021 महोबा से, उज्ज्वला 1.0 2016 और बलिया से शुरुआत इसकी हुई है। क्योंकि हम जैव ईंधन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसकी चर्चा करना ज़रूरी था। हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है, बताएं। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है। बताएं। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब सभी को आना चाहिए। जो लोग इस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी महीनों में एग्जाम है तो इसका जवाब आपको अवश्य याद आना चाहिए। बताएं किस राज्य से संबंधित है। फास्ट जवाब
देखो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। आपको बता दें हिमांक प्रोजेक्ट एक बहुत पहले प्रारंभ किया गया था। हिमांक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है, तैयार किया गया। ठीक है। दूसरी बात यदि मैं इसके बारे में बता दूं तो इसके अतिरिक्त आप इसके बारे में जान सकते हो कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा निर्मित है। और जैसे मैंने बोला BRO, तुरंत आपको पता हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है सीमावर्ती सड़कों की देखरेख, सीमावर्ती सड़कों को बनाना। अब सीमावर्ती सड़कों की जब बात आ गई तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो हो गया आपका बाहर, हिमाचल प्रदेश में भी काम करता है BRO, सिक्किम में भी काम करता है, लद्दाख में भी काम करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिमांक प्रोजेक्ट की, और इसके बारे में और आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 19,300 फीट। 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये दर्रा आता है, उमलिंगला दर्रा, और इसी दर्रे से होकर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जो है बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई गई है जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, उमलिंगला दर्रा से संबंधित है। और ये जो सड़क है ये दो गांवों को जोड़ती है। पहले गांव का नाम है चिसुमले, चिसुमले को ये जोड़ती है देम चौक से। तो चिसुमले गांव को ये जोड़ती है देम चौक से, और ये दोनों के दोनों स्थान आपको पड़ते हैं लद्दाख में। तो कहने का मतलब है कि इसका सही उत्तर है लद्दाख। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इससे पहले बोल्बिया एक देश है, वहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी जो विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड होने का जिसके पास ये खिताब था, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सड़क बनाई गई है चिसुमले से देमचौक को जो जोड़ती है, लगभग 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये लद्दाख से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब लद्दाख की बात करते हैं तो आपको पता है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए तो यहाँ पे इनके जो राजकीय चिन्ह थे, कह सकते हैं आप, वो भी अलग हुए। जैसे राजकीय पशु इनका जो था वो चेंज हुआ, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी जो था वो चेंज हुआ। अब वर्तमान समय में हम देखें लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, तो लद्दाख का राजकीय पशु जो है वो है हिम तेंदुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और राजकीय पक्षी यदि हम बात करें तो काली गर्दन वाली सारस जो है ये लद्दाख की राजकीय पक्षी है। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा रामप्पा मंदिर किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न अच्छा है और निश्चित रूप से इसका जवाब भी सबको पता होगा। यदि इसका जवाब नहीं पता है इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, फिर आपकी पढ़ाई करंट अफेयर्स के संबंध में बेकार है। बताएं, जवाब दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रामप्पा मंदिर किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके कई अन्य नाम थे, इन नामों को भी मैं आपको बता देता हूं। काकतीय रुद्रेश्वर नाम से भी इसको जाना जाता है। काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि ये कहाँ पे है, तो पालमपेट नामक एक गांव पड़ता है। पालमपेट, पालमपेट नामक एक गांव पड़ता है जहां पर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस भगवान से संबंधित है, तो रामलिंगेश्वर स्वामी से संबंधित है। रामलिंगेश्वर स्वामी, रामलिंगेश्वर स्वामी से संबंधित मंदिर है और इसको रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और रामलिंगेश्वर मंदिर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें इसका जो नाम रामप्पा रखा गया, विशेष रूप से इसको बनाने वाले जो आप कह सकते हो जो मूर्तिकार थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि लगभग इन्होंने 3 दशक तक प्रयास किया, तब जाकर इस मंदिर को मूर्त रूप ये दे पाए। तो इसी वजह से इनका नाम रामप्पा नाम था उनका, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और आपको बता दें कि ये जो है हमारा आप कह सकते हो विश्व धरोहर स्थल है। ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था
39वां विश्व धरोहर स्थल, और इसी के साथ साथ 40वां विश्व धरोहर स्थल भी बनाया गया था, वो था धौलावीरा। तो शायद अब आपको कुछ याद आ रहा हो कि रामाप्पा मंदिर और धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि ये कहाँ से संदर्भित है, तो आपको बता दें ये संबंधित है तेलंगाना से, मतलब इसका सही उत्तर है ई विकल्प। ठीक है, ये मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? बताएं, परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? आपको पता होगा भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को हाल ही में CATS की मान्यता दी गई। CA का मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड, और TS का मतलब होता है टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब इन 14 बाघ अभ्यारण्यों में बाघों को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो बेहतर है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं, और 14 बाघ अभ्यारण्यों को इनमें शामिल किया गया। और आपको पता होगा वैश्विक लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक बाघों की जो आबादी है उनको दोगुना करना। हालांकि यह भी सत्य है कि बाघों की जो कुल आबादी देखने को मिलती है उसकी 60% से अधिक आबादी जो है वो भारत में देखने को मिलती है। यह भी एक कटु सत्य है, यह भी हमें स्वीकारना होगा, यह भी हमें जानना होगा। बाघों की बात हो रही है तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ष वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 2010 से ये मनाया जाना प्रारंभ किया गया था, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है कि परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है केरल में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है? केरल में, इसलिए इसका ई विकल्प सही उत्तर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आप सभी को जवाब देना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? आप में से सभी को जवाब देना है, अनिवार्य है, जवाब अवश्य दीजिएगा। आपको एक जानकारी और बता दें, केंद्रपाड़ा, आपने स्थान का नाम शायद आपने सुना हो, केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा जो स्थान है ये पड़ता है उड़ीसा में, और ये जो जिला है केंद्रपाड़ा, आपको बता दें इसके बारे में कि भारत का एकमात्र स्थान है, एकमात्र जिला है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का एकमात्र जिला है केंद्रपाड़ा जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे मगरमच्छ की भी 3 प्रजातियां होती हैं? जी हाँ। कौन कौन सी? पहले को आप बोलते हो घड़ियाल, ठीक है, दूसरे को आप बोलते हो मगर, और तीसरा होता है खारे पानी का मगर। भारत में ये 3 प्रजातियां मगरमच्छों की, आप कह सकते हो वैश्विक स्तर पर भी ये 3 प्रजातियां मगरमच्छों की होती हैं, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कहीं पर यदि मिलते हैं, तीनों एक साथ कहीं मिलते हैं तो वो केंद्रपाड़ा उड़ीसा में मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? बोला जा रहा है पुलिसिंग सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? पुलिसिंग सूचकांक जो जारी हुआ इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है आपको बता दें। 0 से लेकर 10 तक की यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। 0 मतलब सबसे न्यूनतम, 10 मतलब सबसे उच्चतम। तो आपको बताना है कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, बताएं। जवाब दीजिएगा, कौन सा राज्य टॉप पर रहा? देखो, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब है ई विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश। और सबसे निम्नतम स्थान पर यदि कौन सा राज्य था यदि पूछ लिया जाए
तो इसमें सबसे निम्नतम स्थान पे था बिहार, इसका स्थान था 29वां। नीचे से जो दूसरे नंबर पर टॉप किया वो था उत्तर प्रदेश और इसका स्थान था 28वां। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड के भी छात्र इसको देख रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो स्थान था ये था 15वां। ठीक है, तो याद रखना है इस IPF पुलिसिंग सूचकांक में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा, बिहार अंतिम से टॉप पर रहा, यूपी अंतिम से दूसरे स्थान पर रहा और उत्तराखंड का स्थान 15वां रहा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे एक रैंकिंग के बारे में बात हो रही है। ये है QS, नोट कर लीजिएगा, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन से विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखो QS एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग थी ये 14वां संस्करण था इसमें, और इस रैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे वो चीन के 126 विश्वविद्यालय, भारत के टोटल 118 संस्थान इसमें शामिल किए गए थे। अब बात आती है कि भारत के कितने छात्रों ने कितने संस्थानों ने बेहतर स्थान अर्जित किया, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दें टॉप पर इनमें कौन सा संस्थान था। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप पर संस्थान था उसका नाम था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप स्थान पे था। दूसरे स्थान पे था पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। यहाँ पे बात हो रही है प्रश्न में कि भारत का कौन सा संस्थान इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे था। तो बताएं भारत का कौन सा संस्थान इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। चलें, देखो भारत के 3 संस्थान आपको याद रखने हैं। एक की रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में 42वीं, एक की है 45वीं, एक की है 54वीं। अब इसमें है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वो आप कह सकते हो भारतीय संस्थाओं में टॉप पर था IIT बॉम्बे। दूसरे स्थान पे मतलब ओवरऑल 45वीं रैंकिंग पे IIT दिल्ली, और तीसरे स्थान पे मतलब ओवरऑल 54वें स्थान पे IIT मद्रास। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। कहने का मतलब इसका सही उत्तर है IIT बॉम्बे, क्योंकि IIT बॉम्बे जो है भारतीय संस्थाओं की कैटेगरी में टॉप पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में विश्व प्रतिष्ठा, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर रहा। अभी हमने QS एशिया रैंकिंग देखी थी विश्वविद्यालयों की, अब बात हो रही है टाइम्स रैंकिंग की, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग की। तो बताएं इनमें कौन सा संस्थान टॉप पर रहा, भारत का कौन सा संस्थान इनमें टॉप पर था। चलें बताएं। देखो ओवरऑल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA का है जो टॉप पर था ओवरऑल कैटेगरी में। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। अब भारतीय विश्वविद्यालयों की यदि हम बात करें तो आपको बता दें टॉप 100 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय था जो 91 से 100 रैंकिंग वाले कैटेगरी में शामिल था, और वो था IISc बेंगलुरु, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एकमात्र संस्थान था जो टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में शामिल था। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु, इसी को बोलते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। बात एक ही है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हेनले, यहाँ पे हेनरी लिखा है, ये है हेनले। ठीक है, हेनले। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं।
चलिए जवाब दीजिएगा। चलें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। और आपको बता दें अभी तक की जो सबसे खराब रैंकिंग है वो रही भारत की। इससे बुरी रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग अभी तक भारत की नहीं रही है। भारत इस श्रेणी में, इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में 90वें स्थान पर रहा है। और भारत से यदि हम बात करें, भारत का स्थान हो गया 90वां स्थान। और भारत के जो नागरिक हैं वो 98 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान की यदि हम बात करें, पहले स्थान पर रहा। और जापान के नागरिक पूरे विश्व में 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के नागरिक भी 192 देशों में, और दूसरे स्थान पर रहा जर्मनी। तो पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से रहे, दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा। भारत का यदि हम बात की जाए तो भारत का स्थान 90, ये पोजीशन भारत की थी। और अब तक की सबसे खराब पोजीशन भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको रट जाना है, कई बार ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। बताएं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे था। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। अब भारत की बात आती है कि भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का जो इसमें स्थान रहा वो 79, ठीक है। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तो इसको रट जाना है आपको, क्योंकि सूचकांक से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको बताएं। विश्व बैंक द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने वाले देशों की जारी किए गए सूची में भारत का स्थान क्या रहा। अब विश्व बैंक द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने वाले देशों की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, बताएं। चले बताएं, भारत का स्थान क्या रहा है। देखो, भारत ने कुल 87 बिलियन डॉलर, ठीक है, भारत ने कुल 87 बिलियन डॉलर रुपए जो है प्राप्त किए हैं, जो विदेशों से भारत में भेजे गए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे चीन था। चीन ने 53 बिलियन डॉलर रुपए जो है वो अर्जित किए हैं, विदेशों से भेजे गए। और तीसरे स्थान पर मैक्सिको का नाम आता है। और आपको बता दें, भारत में जो पैसे आए हैं 87 बिलियन डॉलर, इसका 20% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए से आया है, ठीक है। 20% हिस्सा यूएसए से आया है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा भेजने वाला आप कह सकते हो जो देश है वो यूएसए। मतलब भारत में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, विदेशों से जो धन प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो आया है यूएसए से आया है। मतलब यूएसए पे में रहने वाले भारतीयों ने सबसे ज़्यादा धन अपने घर को, अपने परिवारजनों को भेजा है। इसके बाद गल्फ देशों का स्थान आता है, क्योंकि खाड़ी देशों में भारत के बहुत ज़्यादा वर्कर कार्य करते हैं, ठीक है। सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इसके बाद ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, यूएई हो गया। तो इनमें बहुत लाखों की संख्या में भारतीय कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं इन भारतीयों के द्वारा जो मुद्रा भेजी जाती है, कहीं ना कहीं इनका योगदान है भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बढ़ाने में। और आप देखते होंगे जब कोई समस्या आती है तो सरकारें तुरंत इनके लिए कार्य करती हैं। जैसे लॉकडाउन में इनकी वापसी के लिए सरकारों ने कार्य किया, और क्यों ना करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि यही भारतीय हैं जो भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका से आया। अमेरिका से इस संदर्भ में भी, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी उच्च है, ठीक है, उस रेशियो में। बाकी जो गल्फ देशों में कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी आप कह सकते हो 2000 दिरहम, 2500 दिरहम, इस तरह से है। जबकि अमेरिका में जो कार्य कर रहे हैं वो हज़ारों, 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर तक कमाते हैं, मैक्सिमम 50,000, 60,000 डॉलर तक कमाते हैं। तो उस रेशियो में यदि देखा जाए तो यूएसए का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए
इसको बताएं। लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, बताएं। लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये गलत है इतना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले प्रश्न की बात करें, लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? चलिए जवाब दीजिएगा। लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इनमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। एक कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया, दूसरी कैटेगरी थी पर्वतीय क्षेत्रों की, नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया, और तीसरी कैटेगरी थी यूनियन टेरिटरी की, जिनमें दिल्ली ने टॉप किया। तो याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये 3 याद रखिएगा, आपका प्रश्न निकल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताएं। किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? और आपको बता दें, रुस्तम 1 और रुस्तम 2 और रुस्तम H, रुस्तम ड्रोन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट, दूसरा है H और तीसरा है सेकंड। यहाँ पे बात हो रही है रुस्तम सेकंड की, और रुस्तम सेकंड की जो क्षमता है लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, और लगभग 20 से 22 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। मतलब 20 से 22 घंटे इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात हो रही है कि बनाया किसने है, तो इसको बनाया है DRDO ने, ठीक है। DRDO की एक बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला है जहां पर इसको तैयार किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बात किया DRDO की, तो आप में से सभी का, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबका होमवर्क है कि DRDO के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी आप लिख सकते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिसकी जानकारी सबसे अच्छी होगी, जिसने सबसे विधिवत तरीके से DRDO के बारे में बताया होगा, उसकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। DRDO के बारे में, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, DRDO का मोटो क्या है, ठीक है, DRDO का हेडक्वार्टर क्या है, और इस तरह से DRDO के बारे में आपको जितनी मैक्सिमम जानकारी है वो आपको अंकित करनी है। आप करोगे, निश्चित रूप से हम देखेंगे, पसंद आएगी तो अगली क्लास में आपकी चर्चा अवश्य की जाएगी। तो थोड़ा सा अपने से भी कार्य करने को आप सोचें, कार्य करें तो चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी। चलें इसको बताएं। INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया, बताएं। INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया? INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया? चलें बताएं। आपको बता दें, तलवार बैच के जो INS आप कह सकते हो, जो हम युद्धपोत तैयार कर रहे थे, उनका बैच 3rd इस समय तैयार हो रहा है, ठीक है, तलवार कैटेगरी का, और उसी के अंतर्गत INS तुसील बनाया गया है। और INS तुसील के बाद इसमें जो बनाया जाएगा, ये 7वां है, टोटल इसमें 10 बनाए जाने हैं, टोटल इसमें 10 बनाए जाने हैं इस कैटेगरी में, ठीक है, जिनमें से अभी तक जो बन चुके हैं वो 6 बन चुके हैं। 7वां आपका तुसील है, ठीक है। इसके बाद 7वां तुसील हो गया। 8वां की बात करें तो 8वां आपका तमला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जो हैं अलग बन रहे हैं, और बाकी का जो 9वां और 10वां है ये भारत में बनाए जाएंगे, ठीक है। भारत में वो अभी गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, ठीक है। इस कैटेगरी में 9वां और 10वां जो बनाया जाएगा वो भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा, और बाकी के अन्य जो अभी 8 बने हैं ये विदेशों में बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसका जलावतरण कहाँ किया गया है। निश्चित रूप से जहाँ बनाया गया होगा वहीं पर जलावतरण किया गया होगा। जैसे आप जानते होंगे, INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तेग, INS तरकस, INS त्रिखंड, इतना नाम आपको पता होगा। ये 6 आपको याद होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। नहीं याद होगा तो विभिन्न मिशनों में इनका प्रयोग किया गया है, वहाँ से आपको याद करना चाहिए। तो आपको बता दें, इनका निर्माण हुआ है यांतर शिपयार्ड में। कहाँ पर? यांतर शिपयार्ड, यांतर शिपयार्ड। और ये जो यांतर शिपयार्ड पड़ता है, यांतर शिपयार्ड पड़ता है रूस में। मतलब इनका जलावतरण कहाँ हुआ है? इनका जलावतरण हुआ है रूस में, ठीक है। अब
8 तक तो रूस में बनेंगे, ठीक है, 6 भी रूस में बने, 6 तक, 7वां भी रूस में बना, उसका जलावतरण हो गया, भारत को सौंपा जाएगा। 8वां भी रूस में बनेगा, 9वां और 10वां जो हैं ये भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुसील की यदि हम बात करें, तुसील जो है एक संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में यदि हम करते हैं तो इसका नाम होता है रक्षा कवच। याद रखिएगा, तुसील संस्कृत का शब्द है, इसका जब हम हिंदी वर्जन करते हैं तो उसका अर्थ आता है रक्षा कवच, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो रूस के साथ हमारे मित्रवत संबंध है और बहुत सारी तकनीकी है जिस पर भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, तभी तो इसका नाम रूस की मॉस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी, इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से, जैसे क्लाशनिकोव राइफल जो अमेठी में बन रही है, वो भी भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है। तो याद रखना है, भारत और रूस के रक्षा संबंध बहुत ही बेहतर हैं और वैश्विक परिदृश्य में जब हमें चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है, ऐसे में ज़रूरी है कि रूस के साथ जो है हमारे संबंध बेहतर बने रहें। और इसी के कारण आप यूक्रेन विवाद पे देख रहे होंगे कि भारत रूस के एक प्रकार से साथ ही है। यूक्रेन के पक्ष में भारत ने कभी भी जो है कोई बयान नहीं दिया है और ना ही वैश्विक मंचों पर रूस का विरोध किया है, यह भी देखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने बनाया है? हाल ही में चर्चा में रहे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने बनाया है, बताएं। इसको बनाया है DRDO ने, ठीक है। चलिए इसको बताएं। भारत में IVF तकनीक से सर्वप्रथम गाय के बछड़े का जन्म किस राज्य में हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं इसमें। पहला यहाँ पे देख लीजिए किसके बात हो रही है, गाय के बछड़े की बात हो रही है या भैंस के बछड़े की बात हो रही है, दोनों का जवाब अलग अलग होगा। तो गाय या भैंस क्या पूछा जा रहा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बता दें भैंस के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात का सोमनाथ जिला है, सोमनाथ जिला है जहाँ पे बन्नी नस्ल के बछड़े का जन्म IVF तकनीक से हुआ है और इस गांव का नाम है धनेज, ठीक है। सोमनाथ जिले का धनेज गांव है जहां पर भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है और जो भैंस है उसकी जो प्रजाति है वो है बन्नी नस्ल की जो भैंस होती हैं विशेष रूप से कच्छ का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, गाय के बारे में बात हो रही है। तो आपको बता दें गाय के बछड़े का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गोपाल नगर। कहाँ पे? गोपाल नगर। और कब हुआ था? वर्ष 2017 में हुआ था। और गोपाल नगर कहाँ पर पड़ता है तो आपको बता दें ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बिहार राज्य के जो छात्र हैं और जो उत्तराखंड राज्य के छात्र हैं या किसी अन्य राज्य के छात्र भी देख रहे हैं तो आप सबके लिए यह ज़रूरी है जो राज्य स्पेसिफिक आपको पढ़ाया जाए वो आपको इग्नोर कर देना है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य छात्रों के लिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।